नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। जैसा कि पिछली क्लासों में हमने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़ा इन नस्लों के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पोल्ट्री यानी मुर्गियों की नस्लों के बारे में और जो सूअर है उनकी नस्लों के बारे में। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज का जो क्लासिफिकेशन है, केवल नाम नाम मुख्य रूप से याद होना आवश्यक है और कुछ इंपॉर्टेंट जो ब्रीड हैं उनके कैरेक्टर याद होना आवश्यक है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो पोल्ट्री की जो ब्रीड हैं इनको पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं पोल्ट्री से संबंधित। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पोल्ट्री है क्या चीज, किसे बोलेंगे पोल्ट्री। ठीक है। तो पोल्ट्री मुख्य रूप से, जैसे बात करें एक जनरल भाषा में, तो हम पोल्ट्री से मतलब क्या समझते हैं? केवल मुर्गे मुर्गियों को ही हम समझते हैं। ठीक है। पोल्ट्री का एक जनरल मीनिंग जो अपने दिमाग में जो एक इमेज बनती है वो क्या बनती है कि मुर्गे और जो मुर्गियां हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पोल्ट्री। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। पोल्ट्री में आपके जैसे बात करें तो मुर्गे मुर्गियां यानी मुर्गे और मुर्गियां तो आएंगी ही आएंगी। एक ही बात हो गई, मुर्गी मुर्गे। ठीक है। इसके अलावा इसमें बतख, ठीक है, तीतर बटेर, ठीक है, कबूतर, ठीक है, ये चीजें भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है। डक्स, गीज, ठीक है, जो होते हैं। और तो ये सभी पक्षी इसमें आते हैं। या एक इनके लिए जो परिभाषा की बात करें तो ऐसे पालतू पक्षी या पक्षियों का समूह, पक्षियों का समूह जिन्हें आर्थिक लाभ के लिए पाला जाता है। ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और जुड़ जाती है यहाँ पर कि इनको आर्थिक लाभ के लिए तो पाल तो रहे हैं। ठीक है। जिस तरह से भाई तोता है उसको भी पाल लेते हैं, अन्य पक्षियों को भी हम पाल सकते हैं आर्थिक लाभ के लिए कि भाई इनको बेचा जाएगा। ठीक है। लेकिन जब इनको कैद में रखा जाए, ठीक है, यानी कैप्टिव कंडीशन, कैप्टिव यानी बंद आवास में। कैप्टिव का मतलब क्या हो गया? बंद आवास में रख कर उत्पादन इनसे हम ले सकें, तो तब ये क्या कहलाएंगे? पोल्ट्री कहलाएंगे। ठीक है। तो तीतर बटेर वगैरह ये जो है इनको हम बंद कमरे में या पिंजरे में रख करके भी इनका पालन कर सकते हैं हम, और इनका जो उत्पादन है वो बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल भाई खेत खलिहानों में है या खुली जगह में ही इनको पाला जाए। तो अगर जब हम मुर्गी वगैरह को भाई खुले आवास में तो ये उत्पादन देंगे ही देंगे, लेकिन इसके अलावा यदि इनको हम बंद आवास में रख रहे हैं, पिंजरों में कैद करके रख रहे हैं, यदि उस कंडीशन में भी ये हमें उत्पादन देते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? पोल्ट्री के अंदर ये पक्षी आएंगे। ठीक है। तो जितने भी ये डक्स हैं, आपके गीज हैं, ठीक है, फाउल हैं, ठीक, ये पीजन हैं, ये सब किस में आ जाएंगे? तीतर बटेर बतख मुर्गी, सब पोल्ट्री के अंदर आते हैं। ठीक। अब अगला है पोल्ट्री साइंस। तो इसमें
जो पोल्ट्री बर्ड्स हो गए उनका और उनके उत्पादों का, इसका, पोल्ट्री जो बर्ड्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, ठीक है, और इनके जो भी उत्पाद हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? पोल्ट्री साइंस के अंतर्गत किया जाता है। पोल्ट्री बर्ड्स व इनके उत्पादों, जो भी इनके प्रोडक्ट हैं, का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम? पोल्ट्री साइंस के अंतर्गत करते हैं। तो दो चीजें हो गई, पहली चीज तो हो गई पोल्ट्री, ठीक है, पोल्ट्री में वे सभी पक्षी आते हैं जिनसे जिनको हम आर्थिक लाभ के लिए पालते हैं। इसके अलावा यदि उनको हम कैद में रख करके पालें, पिंजरों के अंदर पालें, या बंद आवास में हम जिन्हें पालें, तो भी उनसे हम उत्पादन प्राप्त कर सकें। ऐसा नहीं हो कि भाई उनका उत्पादन घट जाए, ठीक है, समय के साथ साथ उनका उत्पादन घटता चला जाए। जैसे मुर्गी है, यदि इसको नेचुरल कंडीशन में पल रही है तो अंडा दे रही है, लेकिन इसके साथ मान लो हमने इसे कैद करके पिंजरे में या बंद आवास में पाला, तो भी उसी की तरह, जिस तरह से नेचुरल हैबिटेट में दे रही थी, खुले आवास में दे रही थी, उसी प्रकार से यदि बंद आवास में भी ये उत्पादन देती है, तो उसे क्या बोला जाएगा? पोल्ट्री। यदि कुछ पक्षी ऐसे हैं कि जो बंद आवास में प्रोडक्शन नहीं दे पाते, तो उन्हें हम पोल्ट्री में नहीं रखते, ठीक है। पोल्ट्री साइंस, जो भी पोल्ट्री बर्ड्स हैं और उनके जो भी उत्पाद हैं, उन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पोल्ट्री साइंस के अंतर्गत किया जाता है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी क्या है? विभिन्न पक्षियों की प्रजातियों का अध्ययन। विभिन्न पक्षियों की प्रजातियों का अध्ययन, जिसके अंतर्गत, यानी ऑर्निथोलॉजी क्या है? एक प्रकार की साइंस है या विज्ञान है, जिसके अंदर जो पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम ऑर्निथोलॉजी। अगर पोल्ट्री बर्ड्स हैं, पोल्ट्री बर्ड्स इस ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत नहीं आते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स हैं या जो पोल्ट्री से रिलेटेड जो बर्ड स्पीसीज हैं, उनका जो अध्ययन आता है, वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है पोल्ट्री साइंस के अंतर्गत। इसके अलावा जो पोल्ट्री बर्ड्स के अलावा जो अन्य पक्षी हैं, उनकी विभिन्न जो प्रजातियां हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखो, अगला है ब्रीड। हमने काफी सारी ब्रीड ब्रीड करके पढ़ा है, लेकिन ब्रीड हम कहते किसे हैं? ठीक है, तो कोई भी जानवर है, ठीक है, हम यहाँ पक्षियों का पक्षी शब्द का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रीड है, वो किसी भी प्रकार के जीव या सजीव हो सकते हैं, ठीक है, एक प्रजाति है। जैसे बात करें भैंसों, भैंस क्या हो गई? एक प्रकार की प्रजाति हो गई। गाय एक प्रकार की प्रजाति हो गई। इसी प्रकार से पक्षी क्या है? एक प्रकार की प्रजाति है, ठीक है। तो जीवों का एक ऐसा समूह, अगर हम पक्षियों की बात करें तो पक्षियों का एक ऐसा समूह जिनका शारीरिक आकार, ठीक है, आकृति है, उनका जो रंग रूप आकार, ठीक है, इस तरह से हम बात करें तो जो बाह्य रूप से हमें आकार आकृति उसकी दिखाई दे रही है, उसका जो रंग रूप हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य विशेष लक्षण जो दिखने में कैसे हैं? समान है, ठीक है, कुछ विशेष गुण या लक्षण जो कैसे हैं दिखने में, उनमें क्या रखते हैं? ये समानता रखते हैं। तो वो सभी पक्षी क्या कहलाएंगे? आपस में एक ब्रीड कहलाएंगे। जैसे बात करें हम, भाई एक प्रजाति हो गई जैसे मुर्गी, ठीक है, मुर्गी या मुर्गा। अब इसकी ब्रीड ही तो पढ़ रहे हैं हम। मुर्गी क्या क्या कैरेक्टर है भाई? कि इसके भाई चोंच होती है, कॉम्ब होता है, वेटल होती है नीचे, ठीक है, पंख होते हैं शरीर के ऊपर, सैकल हैकल जो भी है, इसके अलग अलग बॉडी कैरेक्टर, जो एक शेप है, साइज है मुर्गियों का, वो हमें पता है कि भाई इस तरह की शेप और साइज जो होती है वो मुर्गियों की होती है।
अब उन्हीं मुर्गियों में कुछ मुर्गियां कैसी हैं भाई, जिनकी आंख बड़ी हैं, ऊपर जो कॉम्ब है वो बड़ी है, कुछ के नीचे के जो ईयर लोब हैं वो ज्यादा बड़े हैं। तो उन लक्षणों में हम पहली बात कर रहे हैं इस शारीरिक आकार, ठीक है, जिनका शारीरिक आकार और आकृति और वजन कैसा है, सेम है। और अब मुर्गियों में ही कुछ मुर्गियां ऐसी हैं जो सफेद रंग की होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो ब्लू कलर की हैं, कुछ ऐसी हैं जो मिक्स कलर की होती हैं। तो रंग में क्या है, भिन्नता रख रही हैं। तो सफेद वालियों को हमने एक ग्रुप में रख दिया, काली ब्लैक वाली को एक ग्रुप में हमने रख दिया, ठीक है, ब्लू वाली को एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है। तो डिवाइडेशन हो गया किसके आधार पर, रंग के आधार पर। और वही क्या बन गई, अलग अलग नस्ल बन गई, ब्रीड बन गई, ठीक है। इसके अलावा कुछ विशेष गुण और हो गए, ठीक है, उनके उत्पादन से संबंधित हो गए, उनके मीट क्वालिटी के आधार पर हो गए कि भाई इन बर्डों की मीट क्वालिटी इस तरह की होती है, उनको एक अलग ब्रीड का नाम दे दिया हमने, ठीक है। और जिनकी मीट क्वालिटी अलग है उनको अलग नाम दे दिया गया, ठीक। अंडों के जो क्या नाम है, रंग के आधार पर अलग नाम दे दिया गया, ठीक, एक अलग ब्रीड में हमने उन्हें रख दिया। तो ब्रीड क्या हो गया बेसिकली, कि पक्षियों का या कोई भी जीव है उनका ऐसा समूह जो किसमें, रंग, रूप, आकार, ठीक है, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो आकार में आ गई, रंग रूप आकार। इसके अलावा कुछ विशेष लक्षण जिनमें क्या रखते हैं, वो आपस में एक दूसरे से समानता रखते हैं। तो जो पक्षी आपस में एक दूसरे से समानता रखते हैं वो एक ब्रीड में हो गए, और दूसरे जो पक्षी आपस में एक दूसरे से समानता रखते हैं वो एक अलग ब्रीड हो गई। तीसरे जो आपस में और समानता रखते हैं, इन दोनों से जो भिन्न हैं लेकिन आपस में समान है, वो एक अलग ब्रीड हो गई, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम ब्रीड, चाहे वो पक्षी हो चाहे वो पशु हो, ठीक है, क्लियर। बेसिकली ये क्या है, कोई भी सजीव है या कोई भी प्रजाति के जीव हैं जो आपस में कुछ गुणों में आपस में एक दूसरे से समानता रखते हैं, समान लक्षणों वाले जीवों को एक ब्रीड नाम दिया गया है, ठीक। अब दूसरा आता है वैरायटी, ठीक है। वैरायटी क्या है, देखो ये क्या है, ये तो हो गई ब्रीड, ब्रीड को हम क्या बोलते हैं, नस्ल, ठीक। अब ये हो गई वैरायटी। अब वैरायटी क्या है, एक तरह से अगर ब्रीड को ही हम आगे विभाजित कर देते हैं, ठीक है, जैसे हम बात करें कि व्हाइट लेग हॉर्न है, ये तो हमें पता है कि जो व्हाइट लेग हॉर्न है उसके क्या क्या फैक्टर हैं, कि भाई सफेद रंग की है, उत्पादन अंडों का उत्पादन है उसका एक जो भी है, ठीक है, 290 से 310 जो भी अंडे एक देती है एक लेइंग साइकिल में। उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मेन मेन कैरेक्टर उसके एक जैसे हैं, रंग रूप आकार में समानता है, तो वो तो किस में आ गई, व्हाइट लेगहॉर्न में आ गई, ठीक है। दिखने में हमें क्या लग रही है, व्हाइट लेगहॉर्न। लेकिन एक कैरेक्टर उसका ऐसा है, एक या दो कैरेक्टर ऐसे हैं कि जिनमें वो क्या है, एक दूसरे से अलग है। जैसे जिसमें एक ही ब्रीड के कुछ पक्षी, यानी ब्रीड तो एक ही व्हाइट लेगहॉर्न ही है, लेकिन इसके कुछ पक्षी कैसे हैं कि पंखों के रंग और उसके जो पंखों का पैटर्न है, यानी उसमें जो व्यवस्थित होने का जो पैटर्न है, ठीक है, और कॉम्ब के प्रकार में अन्य से विशेष भिन्नता रखते हैं, ठीक है। तो किन किन चीजों में भिन्नता हो गई, कि व्हाइट लेग हॉर्न के ही पैटर्न है, जो ब्रीड है वो कौन सी है, व्हाइट लेग हॉर्न। लेकिन कुछ पक्षी उसके ऐसे हैं, या जो कुछ जो व्हाइट लेग हॉर्न ऐसी हैं जो अन्य से अलग हैं, किसमें, जो पंख है उनके रंग में, पंखों के पैटर्न में, और कॉम्ब के आधार पर, ठीक है, जैसे रोज कॉम्ब, वॉलनट कॉम्ब, ठीक है, ये जो होती हैं कॉम्ब, उसके शेप और साइज में क्या है, अंतर है, किसी में बड़ी है किसी में छोटी है। तो उसके आधार पर इनका जब डिवाइडेशन होता है ब्रीड के अंदर ही, तो वह क्या कहलाते हैं, आपस में वैरायटी कहलाते हैं। तो वैरायटी क्या है, एक तरह से ब्रीड का ही क्लासिफिकेशन है। एक ही ब्रीड को जब और वैरायटी में बांट दिया जाए तो वो क्या कहलाती है, अलग अलग भागों में बांट जाए तो वही क्या कहलाती है, वैरायटी कहलाती है, ठीक है। अब जो स्ट्रेन है ये क्या है, ये भी एक तरह से ब्रीड और वैरायटी दोनों का क्लासिक, दोनों का ही रूप है, रूप से मतलब है उसी का डिवाइडेशन है। जो स्ट्रेन है इनका जो निर्माण किया जाता है, ठीक है, या इनको जो विकसित किया जाता है, किसी विशेष ब्रीडर के द्वारा इनको तैयार किया जाता है, ठीक है। कोई ब्रीडर है,
या जो पक्षी पालने वाला है, पक्षी पालने का शौकीन है, ठीक है, उसने जैसे व्हाइट लेग हॉर्न ली, ठीक, तो अब उसकी जो व्हाइट लेग हॉर्न है या कोई भी अन्य ब्रीड है, वो उसके यहाँ पल रही है लगातार, एक के बाद एक वो चल रही है। लेकिन उसने कुछ दूसरी नस्ल के, मतलब व्हाइट लेगहॉर्न की दूसरी ही जो स्ट्रेन है, वैरायटी है, उस मुर्गे के साथ क्रॉस करा करके व्हाइट लेगहॉर्न के अंदर कुछ विशेष लक्षण ऐसे पैदा किए, कुछ विशेष लक्षण ऐसे पैदा किए, उनमें उपस्थित होते हैं, जो कि ब्रीडर के द्वारा उत्पन्न की जा रही, जो कि अन्य ना तो वैरायटी में है ना ब्रीड में है, ठीक है, किसी अन्य लेगहॉर्न में वो नहीं है, केवल उसके पास जो लेगहॉर्न है, ठीक है, उनमें वो उपस्थित है। तो वही क्या कहलाती है, एक अलग स्ट्रेन, कि वो अन्य सभी से क्या हो गई, अलग हो गई, और वही जो लक्षण जो उसने पैदा किया है अपनी व्हाइट लेगहॉर्न में, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है, ठीक है, तो वो एक क्या बन गई, लाइन बन गई, ब्रीडिंग लाइन बन गई, ठीक है, उसी को क्या बोल देते हैं, स्ट्रेन कह देते हैं। इनके बारे में आगे बात करेंगे हम जेनेटिक्स में, जब जेनेटिक्स के बारे में बात चलेंगी तो वहां भी इनके बारे में थोड़ा सही ढंग से समझ में आएगी कि आनुवांशिकी के आधार पर किस तरह से ये वैरायटी और स्ट्रेन बनते हैं, ठीक है। तो अभी तो केवल इतना समझें, ब्रीड और वैरायटी। तो ब्रीड क्या है, पक्षियों का ऐसा समूह जो किसमें, अपने बाह्य आकार की स्वरूप स्वरूप में, रंग में, ठीक है, और जो इसका पैटर्न है, जो भी पंख वगैरह का पैटर्न है, उसका कॉम्ब है, तो उसमें क्या रखते हैं, वो समानता रखते हैं। तो वो क्या क्या किसके अंतर्गत आते हैं, ब्रीड के अंदर आते हैं। अब उसी ब्रीड के कुछ पक्षी, उसी ब्रीड के कुछ पक्षी कुछ अन्य लक्षणों में आपस में एक दूसरे क्या रखते हैं, भिन्नता रखते हैं। जैसे उनके पंखों का रंग हो गया, कि किसी के जो ऊपर कुछ ब्लू कलर के पंख आ गए, किसी में कुछ ब्लैक कलर के पंख आ गए, तो वो क्या हो गए, व्हाइट लेग हॉर्न की मान लो कुछ पक्षियों में क्या पाए जा रहे हैं, ऊपर ब्लैक कलर के पंख पाए जा रहे हैं, या ब्लू कलर के पाए जा रहे हैं, या ग्रे कलर के पंख पाए जा रहे हैं, तो उनमें अंतर हो गया। उनका पैटर्न है कि शरीर पर वो किस तरह से उपस्थित हैं, ठीक है, उनके लगने का क्रम है, तो उसके उसमें अंतर आ गया। और अ, जो कॉम्ब है, जो सिर के ऊपर जो रहती है, अभी डायग्राम दिखा देंगे उसमें, देखो इस तरह से ये वाला जो भाग है, ये क्या है, इसका कॉम्ब, इसका शेप साइज, मान लो जैसे ये रहते हैं ना सेरेशन, इनको बोलते हैं, ये कटाव जो होते हैं इनके, इनमें किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में एक भी नहीं है, ठीक है, इनमें क्या रहता है, अंतर रहता है। तो इसके आधार पर इनका जो डिवाइडेशन होता है, किसका, ब्रीड का ही, तो वो क्या कहलाता है, वैरायटी कहलाता, ठीक है। देखिए अब अगला है कुछ टर्मिनोलॉजी है, जो पक्ष पोल्ट्री से ही संबंधित है, ठीक है। अब है चिक। चिक कहते किसे हैं, यानी जो पोल्ट्री है, जो मुर्गी के जो बच्चे हैं, उनको क्या बोलते हैं, चिक कहते हैं। तो ऐसे मुर्गी के बच्चे या चिक जिनकी जो एज है वो कैसी है, 8 वीक तक है, 8 सप्ताह तक है, ठीक है। तो जो मुर्गी है या पोल्ट्री है, उसके जो बच्चे हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उन ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 8 सप्ताह तक है, और चाहे वो नर हैं चाहे मादा है, ठीक है, नर या मादा कोई भी हो, तो वो क्या कहलाएंगे, चिक कहलाए, ठीक है। अब यदि जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए, ठीक है, ऐसे बच्चे, तो बच्चे तो क्या है, वो ग्रोवर में आ गए, जिनकी उम्र, ठीक है, 8 से लेकर के कितने तक है, 16 सप्ताह तक, तो वो क्या कहलाएंगे, किस श्रेणी में आएंगे, ग्रोवर की श्रेणी में आते हैं। तो चिक कब तक हैं वो, जब तक 8 सप्ताह तक की उम्र होती है, ठीक है, चाहे वो नर हैं या मादा है, ठीक है, तो उन्हें कह रहे हैं चिक। और ग्रोवर किन्हें कह रहे हैं, कि जिनकी उम्र 8 सप्ताह से लेकर के तक है 16 सप्ताह तक,
तो वो क्या कहला रहे हैं? आपके ग्रोवर कहला रहे हैं। तीसरा है कि ऐसे पक्षी या पोल्ट्री जिनकी उम्र 16 सप्ताह से लेकर के, ठीक है, और कब तक? जब तक वो फर्स्ट एग लेइंग करती है, यानी पहला अंडा देती है। तो उस कंडीशन में या उस उम्र के दौरान वही पक्षी क्या कहलाते हैं? पुलेट कहलाते हैं। ठीक है। अब यही जो पुलेट है, यानी फर्स्ट लेइंग के बाद, पहला अंडे देने के बाद कुछ समय तक ऐसा है कि ये एक अंडा दे दिया, फिर 3-4 दिन का समय ले रही है, फिर दे दिया, फिर 2-3 दिन का समय ले रही, तो धीरे धीरे समय घटता आता है और फिर समय आता है इनका कि लगातार ये अंडे देना शुरू करते हैं। तो जब ये पक्षी लगातार अंडे देना शुरू करते हैं, ठीक है, सक्सेसिवली, मतलब जो लगातार अंडे देती हैं, तो उस कंडीशन में इनको क्या कहा जाता है? लेयर कहा जाता है। तो इस तरह से यहां बोल सकते हैं कि 20 सप्ताह से 20 वीक से अधिक उम्र के पक्षी या मुर्गे यानी मुर्गियां क्या कहलाती हैं? लेयर कहलाती हैं, जो लगातार अंडे देती हैं। ठीक है, क्लियर। तो पहली चीज हो गई कि ऐसे पक्षी जिनकी उम्र कितनी है? 8 सप्ताह तक है, तो वो क्या कहला रहे हैं? चिक कहलाते हैं। दूसरे हैं ब्रोअर, जिनकी उम्र 8 सप्ताह से तो अधिक है, ठीक है, लेकिन कितनी है? 16 सप्ताह तक है, तो वो क्या कहला रहे हैं? 8 से लेकर 16 तक वाले ब्रोअर फेज में होते हैं। तीसरा है पुलेट, यानी 16 सप्ताह से तो अधिक है इनकी उम्र, लेकिन कब तक? जब तक जो मुर्गी है, ये फीमेल वर्ड्स हैं, जो कि पहला अंडा देती है, ठीक है, पहला अंडा देने तक, पहला अंडा देने तक, ये क्या कहलाते हैं? पुलेट कहलाते हैं। अब बीच में कुछ समय ऐसा आता है जब ये पुलेट पहला अंडा देती है कि भाई शुरुआत में अंडा दिया, फिर कुछ समय ले लिया, 3-4 दिन का समय ले लिया, तब अंडा दिया, फिर ये समय धीरे धीरे घटता जाता है, 3 से 2 पे आता है, 2 से 1 पे आता है, मतलब फिर वो इनका जो होता है कि 26 से लेकर के 28 घंटे में ये अंडे देना शुरू कर देती हैं। अलग अलग जो हैन हैं, मुर्गियां हैं, ब्रीड हैं, उनका अलग अलग होता है। तो जब ये लगातार अंडे देना शुरू कर देती हैं, तो तब उस कंडीशन में इनको क्या कहते हैं? हम लेयर कहते हैं। ठीक है। अब अगला है ब्रॉयलर। नाम काफी सुना होगा आपने, ठीक है, ब्रॉयलर फार्म होते हैं, ठीक है, ब्रॉयलर होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि पहली चीज तो ये है कि ब्रॉयलर किसको कहेंगे? चाहे नर हो या मादा हो। हम यहाँ ये मेंशन नहीं करते कि जो पक्षी है वो नर है या मादा, कुछ भी हो सकता है, नर या मादा। ठीक है। अब इनकी जो उम्र है कितनी होनी चाहिए? 6 सप्ताह तक, 6 वीक तक उम्र के पक्षी जो हैं, या चूजे हैं या चिक्स हैं, ठीक है, चूजे क्या कहलाते हैं? ब्रॉयलर कहलाते हैं। ठीक है, चाहे नर है या मादा है, और उम्र कितनी है? 6 सप्ताह तक। अब इनका उद्देश्य क्या है? केवल मीट पर्पज से, मांस के उद्देश्य से जिन्हें पाला जाता है, यानी ऐसे नर या मादा बच्चे या चूजे जिनको मांस के उद्देश्य से पाला जाता है, मीट पर्पज से पाला जाता है, और उम्र कितनी है उसकी? 6 सप्ताह तक, तो वो क्या कहलाते हैं? ब्रॉयलर कहलाते हैं। ठीक है। तो ये बात तो हो गई अपने चिक, ग्रोवर, पुलेट और लेयर। चिक की 8 सप्ताह हो गई, ठीक है, ग्रोवर की 8 से लेकर के 16 तक हो गई, ठीक, और तीसरा हो गया अपना पुलेट, 16 सप्ताह से लेकर के फर्स्ट एग लेइंग तक, पहला अंडा देती है तब तक। अब जब लगातार अंडा देना शुरू कर देता है पक्षी, जो भी मुर्गी है, तो तब उसको क्या बोल देते हैं हम? लेयर। तब तक इसकी उम्र कितनी हो चुकी होती है? लगभग
20 सप्ताह हो चुकी होती है। ठीक है। और ब्रॉयलर यानी ऐसे चूजे, वो चाहे नर हैं या मादा हैं, और जिनको किस उद्देश्य से पाला जा रहा है, मीट पर्पज से पाला जा रहा है। ठीक है। और उम्र कितनी है उनकी, 6 वीक ऑफ एज। ठीक है। तो उस कंडीशन वो क्या कहलाते हैं, ब्रॉयलर कहलाते हैं। नेक्स्ट, कॉक, कैपॉन और स्टेक, जो तीनों ही चीज हैं, ये किससे रिलेटेड हैं, नर से रिलेटेड होती हैं। ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कि जो लेयर है उसकी उम्र कितनी होती है, 20 सप्ताह। ठीक है। जब वो लगातार अंडे देना शुरू करती है, जो मादा पक्षी है जब लगातार अंडे देना शुरू करता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम लेयर कहते हैं। और तब तक उसकी उम्र कितनी हो चुकी होती है, लगभग 20 सप्ताह उम्र हो चुकी होती है। तो उसी समय जब मादा की उम्र 20 सप्ताह हो रही है और नर की उम्र भी 20 सप्ताह हो रही है, ठीक है, ये क्या हो गया, वयस्क नर हो गया। ठीक है। तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, हम कॉक कहते हैं। और इसका जो उपयोग है वो क्या है, प्रजनन के उद्देश्य से, यानी ब्रीडिंग पर्पज से इसे पाला जाता है, ब्रीडिंग पर्पज से। ठीक है। तो जब नर चूजा, उसकी उम्र कितनी हो जाती है, 20 सप्ताह या इससे अधिक हो जाती है, और उसे किस उद्देश्य से पालते हैं, ब्रीडिंग के पर्पज से पालते हैं। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम कॉक कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा है कैपॉन। कैपॉन किसे कहते हैं, जब इस नर को सर्जिकली, कैस्ट्रेटेड, ठीक है, यानी बधियाकृत किया जाता है। जब नर को सर्जिकली कैस्ट्रेटेड किया जाता है या बधियाकृत किया जाता है, तो उस कंडीशन में उस नर को हम क्या बोलते हैं, कैपॉन कहते हैं। ठीक है। ये बात हो गई। कॉक तो क्या हो गया, ब्रीडिंग पर्पज के उद्देश्य से पाला जा रहा है। और जो कैपॉन है वो क्या है, कि जो वयस्क नर है उसको सर्जिकली जब कैस्ट्रेटेड कर दिया जाता है, उसको बधियाकृत कर दिया जाता है, तो वो क्या है, कि प्रजनन के योग्य नहीं रहता है, उसके टेस्टिज को बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपॉन। ये याद होना चाहिए, क्योंकि सर्जिकली कैस्ट्रेटेड मेल क्या कहलाता है, कैपॉन कहलाता है। ठीक है। और वयस्क नर जिसे ब्रीडिंग के पर्पज से उपयोग काम लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हम कॉक कहते हैं। और स्टैग यानी ऐसा नर या वयस्क नर जिसकी उम्र, जो एज है, कितनी, लगभग 10 महीने हो, तो वो क्या कहलाता है, स्टैग कहलाता है। तो जो ऐसा नर जिसकी उम्र कितनी हो गई, लगभग लगभग 10 महीने का वो हो गया या उससे अधिक हो गया, तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाता है, स्टैग कहलाता है। ठीक है। तो नर से संबंधित यहाँ पर 3 टर्मिनोलॉजी हैं। पहला हो गया कॉक। कॉक क्या है, यानी ऐसा नर जिसको प्रजनन के उद्देश्य से पाला जाता है, और उम्र क्या रहेगी, जो कॉक है उसकी लगभग लगभग 20 सप्ताह से जो उसकी है अधिक उम्र रहेगी, जो कि लेयर की उम्र होती है। जब मेल और फीमेल दोनों ही यंग हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तो फीमेल का काम क्या है, अंडे देना, और नर का काम क्या है, कि प्रजनन के काम आना। तो जब नर और मादा दोनों वयस्क होते हैं, तो कितनी पे हो जाते हैं, ये लगभग लगभग 20 सप्ताह पे दोनों वयस्क हो जाते हैं। तो जब वयस्क हो जाते हैं 20 सप्ताह की उम्र पर, तो फीमेल को तो हम क्या बोल रहे हैं, लेयर बोल रहे हैं, और नर को हम क्या कह रहे हैं, कॉक कह रहे हैं। अब यदि इसी कॉक को या वयस्क नर को यदि हम कैस्ट्रेटेड कर दें, बधियाकृत कर देते हैं, जो कि प्रजनन के योग्य नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में उसे हम क्या कहते हैं, कैपॉन कहते हैं। स्टैग जिसकी उम्र लगभग लगभग 10 महीने की हो गई,
तो वह वयस्क नर जिसकी उम्र लगभग कितनी होती है, 10 मंथ की होती है, तो वह क्या कहलाता है, स्टैग कहलाता है। अब देखिए अगली टर्मिनोलॉजी, मोल्टिंग। मोल्टिंग किसे कहते हैं, जो मुर्गे मुर्गियां हैं, पक्षी हैं, इनमें एक गुण पाया जाता है कि एक निश्चित उम्र के बाद इनके जो पंख हैं, फीदर से हैं, इनके शरीर पर जो पाए जाने वाले पंख हैं, जो पुराने पंख हैं वो अपने आप धीरे धीरे हटना शुरू होते हैं, उखड़ना शुरू होते हैं, और उनकी जगह पर एक नए पंख उनके दोबारा से उगते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि पुराने पंखों का शरीर से हटना और नए पंखों का आना, क्या कहलाता है, मोल्टिंग कहलाता है। ठीक है, पक्षियों में या मेनली पोल्ट्री की बात कर सकते हैं हम, पुराने पंखों का हटकर नए पंखों का आना, के आने की प्रक्रिया या प्रोसेस। ठीक है, क्या कहलाती है, मोल्टिंग कहलाती है। पक्षियों में या फिर ये कहेंगे पोल्ट्री में पुराने पंखों के उखड़कर हटना और नए पंखों का उनके स्थान पर नए पंखों के आने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, मोल्टिंग कहलाती है। ठीक है, अगला है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन किसे कहते हैं, इंक्यूबेशन कहते हैं कि जो पक्षियों के जो अंडे होते हैं या मुर्गी के जो अंडे होते हैं उनको एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित तापक्रम पर, ठीक है, हीट के द्वारा, यानी एक निश्चित ताप दिया जाता है जिससे कि उस अंडे के अंदर जो बच्चा है वो बन सके। ठीक है, तो अंडे से बच्चा बनने के लिए जो चूजा है वह डेवलप होने के लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है। तो इसे किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि अंडे के अंदर चूजे के निर्माण के लिए एक निश्चित ताप को देने की प्रक्रिया, या अंडे को निश्चित ताप जो दे रहे हैं हम उसको बनाए रखने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, इंक्यूबेशन कहलाती है। ठीक है, तो अब नेचुरली क्या होता है कि इनको जो टेम्परेचर इंक्यूबेशन के लिए लगभग लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितना, लगभग लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की आवश्यकता होती है। अब जो नेचुरल रूप से क्या होता है कि कुछ मुर्गियां होती हैं जिनका शरीर बड़ा होता है, वो अंडों के ऊपर, 8-10 अंडों के ऊपर, जितने अंडों के ऊपर वो बैठ सकती हैं उसके ऊपर वो बैठ जाती हैं और लगातार बैठी रहती हैं, केवल खाने पीने के लिए ही वो उस जगह पर से हटती हैं, और बाकी के समय क्या होता है कि वो उन अंडों के ऊपर ही बैठी रहती हैं। तो एक तरह से वो क्या हो रहा है, इंक्यूबेशन की, अंडों को क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रही होती है। ठीक है, जिससे कि अंडों के लिए जो बॉडी टेम्परेचर है उससे उसको अंडों को क्या है, तापमान मिल रहा होता है, और उन्हीं अंडों से जो उस हैन के जो मुर्गी है जो अंडों पर बैठती है जिसे हम बोलते हैं ब्रूडिंग हैन, क्या कहते हैं उसे, ब्रूडिंग हैन, ब्रूडिंग हैन जो किन के ऊपर बैठती है, अंडों के ऊपर, और अंडों के लिए क्या देती है, एक निश्चित टेम्परेचर देती है, जो बॉडी टेम्परेचर है, मान लो कि ये मुर्गी है, ठीक है,
इसके शरीर के नीचे अंडे हैं। तो इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो अंडों के लिए मिलता है। ठीक है, बॉडी इसका जो लगभग लगभग 106 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर जो है। लेकिन एक्सटर्नली जो अंडों के लिए मिलता है वो लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ही मिल पाता है, जो कि इंक्यूबेशन के लिए सफिशियंट है। ठीक है। और अंडों के अंदर जिनको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मिल रहा है, उन अंडों के अंदर जो चूजा है वो डेवलप हो जाता है, और वो चूजे फोड़ करके अंडे से बाहर आ जाते हैं। ठीक है। और जो अंडे अगल बगल में थोड़ा सा रह जाते हैं, जिनको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, कुछ समय मिल गया कुछ समय नहीं मिला, तो उनसे मतलब जो चूजे हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, या तो इस तरह के पैदा होंगे, या उनसे बिल्कुल चूजा निकलेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये होता है इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन क्या हो गया, एक तरह से चूजे के विकास के लिए अंडों को एक निश्चित तापक्रम देना, क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन कहलाता है। अंडे में चूजे के विकास के लिए एक निश्चित ताप लगातार देना, देने की प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंक्यूबेशन कहलाती है। ये तो बात हो गई नेचुरल वाली, जो मैंने बताई कि भाई जो मुर्गी होती है वो अंडों के ऊपर बैठ जाती है, अंडों के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर जिससे मिलता रहता है। लेकिन जब इसी चीज को बड़े स्तर पर किया जाता है, तो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है, जिनमें अंडों को रखा जाता है और एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन रखी जाती है, जिनको बोला जाता है इनक्यूबेटर। क्या कहते हैं, इनक्यूबेटर, जिनसे बड़े स्तर पर चूजे का उत्पादन किया जाता है, जो जिनको क्या बोलते हैं, उस स्थान को हैचरी कहते हैं। ठीक है, वहां पर इनक्यूबेटर्स का यूज किया जाता है। तो अंडों को लिया जाता है, और जो क्या नाम है, बड़े बड़े जो इनक्यूबेटर होते हैं उनमें रखा जाता है। ठीक है, निश्चित तापक्रम प्रदान किया जाता है, और उनसे बच्चे प्राप्त किए जाते हैं। और वहां से जो मेनली किसके लिए पाले जाते हैं, ये ब्रॉयलर उत्पादन के लिए, वो छोटे छोटे वन डे जो चिक होते हैं, एक दिन के जो तुरंत बच्चे जो जन्म लेते हैं, उनको जगह जगह भेज दिया जाता है, जहां डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार, जो मतलब इसके उत्पादन के लिए मीट पर्पज के उद्देश्य से जो बच्चों को पालते हैं। तो बच्चों को जो पालते हैं किस उद्देश्य, मीट के पर्पज से, किसको पाला जाता है, ब्रॉयलर को। हमने बात की थी कि ब्रॉयलर क्या है, चाहे वो नर है चाहे मादा है, ठीक है, लेकिन जिसकी उम्र कितनी है, लगभग 6 सप्ताह तक है, वह क्या कहलाता है, ब्रॉयलर कहलाता है। तो ये बात हो गई अपनी इंक्यूबेशन की। अब बात आती है यहाँ पर कैंडलिंग। कैंडलिंग किसे कहते हैं, कैंडलिंग यानी कैंडल। ठीक है, कैंडल किसे कहते हैं, मोमबत्ती को। ठीक है, मोमबत्ती क्या है, प्रकाश का स्रोत है। ठीक है। तो कैंडलिंग क्या है, एक तरह से अंडे का एग्जामिनेशन करने की विधि है, अंडे का निरीक्षण करने की विधि है या तरीका है। ठीक है, कैंडलिंग क्या है, अंडे का परीक्षण करने का तरीका है। अब करते कैसे हैं इसे, अंडे को हाथ में लेकर, हाथ में लेकर प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत यानी कैंडल, लाइट हो गई, कोई भी लाइट का स्रोत हो सकता है, प्रकाश स्रोत, अंडे को हाथ में लेकर प्रकाश स्रोत, और आंख के बीच में
जो देख रहा है उसकी आंख के बीच में रखा जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो अंडा है उसको लाइट के इधर से लाइट आ रही है, ठीक है, अंडा लिया, उधर से अंडे के क्या कुछ विजिबिलिटी होती है, उस तरह से ऐसा लगता है कि उसमें पार होकर के जो लाइट आती है, तो अंदर की जो स्ट्रक्चर है, जो एग योक है, ठीक है, उसका एल्बुमिन है, तो वो दिखाई देते हैं। अगर उनमें किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है अंदर, ठीक है, किसी तरह का दाग धब्बा है या ब्लड स्पॉट है या मीट स्पॉट है, तो वो उस अंडे के अंदर दिखाई दे जाते हैं। जिससे पता चल जाता है कि कौन सा अंडा सही है, कौन सा खराब है। तो जो कि किसके काम आता है, मेनली एग ग्रेडिंग के काम आती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, एग ग्रेडिंग। ठीक है, ये बात हो गई। अब है कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म क्या है, एक तरह की मुर्गियों की जो है ये बीमारी है, ठीक है, बुरी आदत जिसे बोलते हैं बैड हैबिट्स, वाइस एज। ठीक है, क्या है ये, बैड हैबिट है। ठीक है, मुर्गियों की क्या है, एक तरह की बुरी आदत, इस तरह से आप। इसमें करते क्या है, जो मुर्गियां करती क्या हैं, कि जो मुर्गियां हैं वो चोंच से एक मुर्गी दूसरे पक्षियों की या दूसरे मुर्गी मुर्गियों की जो पंख हैं उनको पकड़ते हैं, यानी उनको उखाड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर पर जगह जगह क्या हो जाते हैं, पंखों के उखड़ने की वजह से या चोंच के पकड़ने की वजह से स्किन के ऊपर क्या बन जाते हैं, घाव हो जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, जो कि बाद में दिक्कत देते हैं, प्रोडक्शन पर इफेक्ट डालते हैं। दूसरा, एक दूसरे के पैर को पकड़ते हैं इसमें मुर्गे मुर्गियां। इसके अलावा जो वेंट है उसको पकड़ते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, पक्षियों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, उनके घाव होते हैं, और जिसकी वजह से उनके इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये क्या है, कैनाबोलिज्म पक्षियों की एक तरह की बुरी आदत है, जिसमें एक पक्षी दूसरे पक्षी के पंखों को, पैरों को, उसकी त्वचा को और वेंट को चोंच से करता है, जिसकी वजह से पक्षी का जो शरीर है वो घायल हो जाता है या उस पर घाव बन जाते हैं। ठीक है, और उत्पादन पर असर आता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसमें, एक पक्षी दूसरे पक्षी के एक पक्षी चोंच द्वारा दूसरे पक्षी के पंखों को, ठीक है, उसके त्वचा को, उसके पैरों को और वेंट को पकड़ता है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, घाव वगैरह बन जाते हैं, तो पक्षी के उत्पादन पर असर आता है, उसकी हेल्थ पर इफेक्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रूडिंग, जो कि अभी बात की थी हमने जब इंक्यूबेशन की बात कर रहे थे हम, कि ब्रूडिंग किसे कहते हैं, कि ब्रूडिंग क्या है, एक तरह से जो पक्षी हैं, पक्षियों का रख रखाव, व देखभाल क्या कहलाती है, ब्रूडिंग कहलाती है। ठीक है, कि जो बच्चे हैं, जो छोटे चूजे हैं, पक्षी तो क्या है, पक्षी क्या आएगा इसमें, चूजे आएंगे। ठीक है, छोटे बच्चे या चूजों, चूजों का रख रखाव और देखभाल क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है। तो इसके लिए जो शुरुआत में जो अंडे हैं उन्हीं की देखरेख से शुरू हो जाता है, जो अंडों के लिए टेम्परेचर देती है बच्चे उत्पन्न करने के लिए, उनसे अंडों से के अंदर बच्चे सही ढंग से बन सकें। तो जो मुर्गी बड़ी होती है, ठीक है, उनके अंदर एक
ये जेनेटिकली कैरेक्टर होता है ब्रूडीनेस का, ठीक है, यानी मातृत्व का गुण होता है। तो जिनके अंदर ब्रूडिंग का गुण पाया जाता है, ब्रूडीनेस का गुण पाया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, ब्रूडिंग हेन कहा जाता है। ठीक है, ऐसी मुर्गियां जिनके अंदर ब्रूडीनेस का यानी मातृत्व का गुण पाया जाता है, उन मुर्गियों को हम क्या कहते हैं, ब्रूडिंग हैन बोलते हैं। और ब्रूडिंग हैन ही अंडों के ऊपर बैठती हैं, उनको इंक्यूबेशन यानी एक इंक्यूबेशन की प्रक्रिया संपन्न करती हैं, जिससे उनसे बच्चे निकल सके। ठीक है, और उसके बाद जो बच्चे आ गए, ठीक है, उसके बाद कहाँ है वो, जैसे ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर फार्म है, एक दिन का बच्चा आ जाता है, चूजा आ जाता है फार्म पर, तो उसकी क्या की जाती है, देख रेख की जाती है कि भाई पहले दिन कितना टेम्परेचर देना है, शुरुआत के सप्ताह में 5 दिन में कितना टेम्परेचर देना है, कौन सा खाना देना है उनके लिए, कितना पानी देना है, कौन सा वैक्सीन लगाना है जिससे कि बीमारी ना फैले। अब वो 1 सप्ताह के हो गए, तो क्या वैक्सीनेशन की प्रोसेस है, क्या उनका टेम्परेचर होना चाहिए उनके फार्म का अंदर से, ठीक है, सर्दियों में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, गर्मियों में कितना होना चाहिए, तो ये क्या है, देख रेख के तरीके हैं। तो कुल मिलाकर के जो छोटे बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं, उनकी जो देख रेख है, रख रखाव है, वही क्या कहलाती है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्रूडिंग कहलाती है। ठीक है, तो छोटे बच्चों का रख रखाव और देखभाल क्या कहलाती है, ब्रूडिंग कहलाती है। आगे आ जाते हैं, अगली कुछ टर्मिनोलॉजी है, डी बीकिंग। बीक किसे कहते हैं, चोंच को। ठीक है, तो चोंच को हटाना, पक्षी की चोंच को काट करके हटाना, क्या कहलाता है, डी बीकिंग कहलाता है। चोंच को काट कर हटाना, इसका उद्देश्य क्या है कि जो कुछ पक्षी हैं, जैसे हमने बात करी थी कैनाबोलिज्म, ठीक है, एक पक्षी को और दूसरे पक्षी को नुकसान न पहुंचाना। जो ज्यादा रिकॉर्डेड मतलब फीड स्टिच करते हैं पक्षी, ठीक, तो उनकी क्या है कि चोंच को ऊपर से काट करके हटा दिया जाता है। तो कैनाबोलिज्म को रोकने के लिए डी बीकिंग की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी पक्षियों की चोंच को काट करके हटाना क्या कहलाता है, डी बीकिंग कहलाता है। डबिंग, जो रिकॉर्डेड पक्षियों की कॉम्ब है, रिकॉर्डेड कॉम्ब को काट कर हटाना। कॉम्ब क्या है, सिर के ऊपर जो कलंगी पाई जाती है, ठीक है, जो पोल्ट्री है, जो मुर्गे मुर्गियां हैं, उनके सिर के ऊपर क्या पाई जाती है, कलंगी, उसी को क्या बोलते हैं हम, कॉम्ब कहते हैं। कॉम्ब को काट करके हटाने की जो प्रक्रिया है, उसको हम क्या अनम्यूट हो बोलते गया, हैं, मैं पता ही नहीं बोल रही डबिंग थी बीच बीच में। कहते हैं। ठीक है, अगला है क्लच एंड पाउस। ठीक है, ये किससे संबंधित हैं, जो हैन है, जो मुर्गी है, उसकी एक अंडे देने की साइकिल होती है, जिसे बोलते हैं लेइंग साइकिल। लेइंग साइकिल क्या, लेइंग माने अंडा देना, साइकिल माने चक्र। तो एक जो मुर्गी है लगातार अंडे देती है, ठीक है, तो उसकी अंडे देने की साइकिल चल रही है, तो उस साइकिल के ही ये दोनों क्या हैं, हिस्से हैं, कौन से, लेइंग साइकिल के ही क्या हैं, दोनों भाग हैं, कौन कौन से, क्लच, ठीक है, और दूसरा हो गया पाउच। ठीक है, क्लच किसे कहेंगे, मान लो कि एक साइकिल है ये पूरा, मुर्गी ने अंडा देना शुरू किया, ठीक है, अब दे रही है लगातार एक निश्चित समय के बाद, यानी हर 26 से 27 घंटे में अंडा दे रही है, लगातार देती जा रही है, ठीक है, सक्सेसिवली लगातार जब तक अंडा देती है, तो वह पार्ट क्या कहलाता है, क्लच कहलाता है। ठीक है, ये भाग क्या कहलाएगा, क्लच। अब कुछ समय बीच में ऐसा आता है कि कुछ दिन के लिए जो मुर्गी है यहाँ अंडे देना बंद कर देती है, जो अंडे हैं वो अंडे देना क्या कर देती है, बंद कर देती है, कुछ रेस्ट करती है कुछ दिन के लिए। तो जिन
उस जो लेइंग साइकिल है उसके दौरान जितने दिन तक अंडे नहीं देती है तो वह समय क्या कहलाता है? पाउज कहलाता है। और दोबारा से फिर वही अंडे देना शुरू कर देती है। ठीक है। तो एक साइकिल कंप्लीट होती है, जितने दिन तक लगातार अंडे देती है वो तो क्लच कहलाता है। और जितने दिन का वो रेस्ट लेती है वह समय क्या कहलाता है? लेइंग साइकिल का वही भाग क्या कहलाता है? पाउज पाउच। कहलाता है। ठीक है। तो क्लच और पाउज दोनों ही किससे संबंधित हैं? जो मुर्गी है उसके लेइंग साइकिल से संबंधित हैं। लेइंग साइकिल का जो पहला भाग है क्लच, यानी जितने दिन तक लगातार अंडे देती है बिना किसी गैप के, तो वह भाग तो कहलाता है क्लच। और जितने दिन का गैप लेती है, दो अंडे देने की जो लेइंग साइकिल है उसके दौरान जितने दिन का गैप लेती है वह समय क्या कहलाता है? पाउज कहलाता है। वो लेइंग रिदम या लेइंग साइकिल, इसी के ये दोनों भाग होते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी टर्मिनोलॉजी, किससे रिलेटेड? पोल्ट्री से रिलेटेड। ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं हम इनकी नस्लों के बारे में। देखो, तो सबसे पहले जो पोल्ट्री है इसकी जो नस्लें हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, मेडिटेरियन क्लास। नंबर 2, इंग्लिश क्लास। नंबर 3, अमेरिकन क्लास। नंबर 4, एशियाटिक क्लास। और नंबर 5, इंडियन क्लास। तो ये 5 क्लास हैं किसकी? पोल्ट्री ब्रीड की। तो पोल्ट्री की जो जितनी भी नस्लें हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सी नस्ल किस क्लास के अंदर आती है? ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। पहली हो गई मेडिटेरियन, इंग्लिश, अमेरिकन, एशियाटिक, पूरा एशिया प्रदेश आ गया, और एक है लास्ट की इंडियन, जो कि केवल भारत की नस्लें हैं। देखिए, तो पहला मेडिटेरियन क्लास, इसको क्या बोलते हैं हम? एग टाइप ब्रीड बोलते हैं। तो मेडिटेरियन क्लास में जितनी भी नस्लें आती हैं वो सब कैसी होती हैं? अंडे देने वाली होती हैं। मेडिटेरियन क्लास। ठीक है। अब ये आपको याद होना चाहिए कि मेडिटेरियन क्लास में कौन कौन सी नस्लें आती हैं। ठीक है। ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि कौन सी नस्ल कौन से ग्रुप के अंदर आती है। पहली तो हो गई लेग हॉर्न, जो कि सबसे फेमस है। ठीक है। एनकोना, माइनोर्का और एंडुलेशियन, ये जो 4 नस्लें हैं मुख्य रूप से ये किसके अंदर आती हैं? मेडिटेरियन क्लास के अंदर आती हैं। लेगहॉर्न यानी व्हाइट लेगहॉर्न, एनकोना, माइनोर्का और एंडुलेशियन। ठीक है। तो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं एंडुलेशियन मुर्गे। ठीक है। तो वहां पे ये बात आती है। तो लेगहॉर्न, एंकोना, माइनोर्का और एंडुलेशियन, ये जो 4 नस्लें हैं किसके अंदर आती हैं? मेडिटेरियन यानी अंडे देने वाली नस्लों के अंदर आती हैं। ये जो नस्लें, इनका मुख्य काम क्या है? ये अंडे देने वाली नस्लें हैं, यानी इनको मीट पर्पज से नहीं पाला जाता। किसके उद्देश्य से पाला जाता है? लेयर के मकसद से इनको पाला जाता है। दूसरी है इंग्लिश क्लास, यानी मीट पर्पज के लिए। इंग्लिश क्लास, तो इन पक्षियों को या इन ब्रीडों को किसके उद्देश्य से पाला जाता है? केवल और केवल मीट पर्पज से पाला जाता है। जिसमें डॉर्किंग, ऑर्पिंगटन, कॉर्निश, रेड कॉप्स, ऑस्ट्रेलोप और सुसेक्स या ससेक्स या सुसेक्स से बोल देते हैं। तो ये ब्रीड जो भी हैं, ठीक है, इंग्लिश क्लास की, इनको किस उद्देश्य से पाला जाता है? मीट के पर्पज से पाला जाता है। अब जो अमेरिकन क्लास है ये कैसी ड्यूल टाइप है? इनकी मुर्गियों से अंडे प्राप्त किए जाते हैं, और मीट के पर्पज से तो जो शुरुआत में जैसे हम बात कर रहे थे ना, ब्रॉयलर, ठीक है, वहां चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, तो उसके उद्देश्य से भी इनको पाला जाता है। ठीक है। या मुर्गे जो बड़े हो गए उनको भी अलग से, मुर्गों को भी मीट के पर्पज से पाला जाता है। जिसमें रोड आइसलैंड, न्यू हैम्पशायर, प्लेमाउथ रॉक, व्यांडोटे और जर्सी ब्लैक जियोन, ये क्या है? अमेरिकन क्लास की ब्रीड होती है। अब देखो, अगर अंडों की बात करें हम, तो जो एग टाइप ब्रीड हैं ये इंपॉर्टेंट है। एग टाइप की ब्रीड कौन सी है?
मेडिटेरियन। ठीक है, तो उनके जो अंडे हैं वो कैसे हैं? सफेद, यानी मेडिटेरियन। तो जो मेडिटेरियन क्लास है, इस क्लास की जो ब्रीड हैं, उनके जो अंडे हैं, व्हाइट लेगहॉर्न, एनकोना, माइनोरकर, एंडुलेशन, इनके जो अंडे हैं, इनके अंडों का रंग कैसा है? सफेद, यानी व्हाइट होता है। जबकि जो अन्य ब्रीड के अंडे हैं, चाहे वो इंग्लिश क्लास हो, अमेरिकन क्लास हो, ठीक है, या अपने एशियाटिक क्लास हो, और जो अपने कौन से आगे इंडियन, उनमें जो अन्य ब्रीड के जो अंडे हैं उनका रंग कैसा होता है? ब्राउनिश कलर का होता है, यानी प्योर व्हाइट नहीं होता है, थोड़ा सा ब्राउनिशपन लिए हुए होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी मेडिटेरियन क्लास, दूसरा इंग्लिश क्लास, और तीसरा अमेरिकन क्लास, तीनों क्लास की ब्रीड के बारे में। तो जो मेडिटेरियन क्लास है वो एग के पर्पज से पाली जाती हैं। जो इंग्लिश क्लास है, ठीक है, वो किससे है? मीट के उद्देश्य से। और अमेरिकन क्लास दोनों के, यानी ड्यूल पर्पज की ये होती है। अब बची एशियाटिक क्लास और इंडियन क्लास। देखो, एशियाटिक क्लास की बात करें तो ब्रह्मा, कोचिन और लैंगसन, ये तीन ब्रीड क्या होती है? मुख्य ब्रीड हैं। ब्रह्मा, कोचिन और लैंगसन, केवल नाम याद रखिए आप। ठीक है, कौन सी हैं? एशियाटिक ब्रीड होती हैं, एशियाटिक क्लास के अंदर ये आती हैं। इंडियन की बात करें तो मुख्य मुख्य ब्रीड हैं ये, बाकी अन्य जो ब्रीड हैं उनके बारे में बताऊंगा आगे। असील, कड़कनाथ, चित्तागोंग, भेगस, मेवाड़ी, बुसरा और पंजाब ब्राउन। इनमें बात करें हम मुख्य रूप से असील की। ठीक है, तो जो असील है, इनके एक एक दो दो क्वेश्चन जो इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं वो हमें पता होना चाहिए। जो असील है, ये क्या है? एक गेम बर्ड है। क्या है? गेम बर्ड। गेम बर्ड का मतलब हो गया कि इसको खेल में काम में लिया जाता है। जैसे होते हैं ना, अ, जो मुर्गे होते हैं, मुर्गों की फाइटिंग होती है, ठीक है, तो वहां पर काम में लिया जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? फाइटर बर्ड भी बोल देते हैं। फाइटर बर्ड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो मुर्गे होते हैं कि जो क्या होता है कि इनके पंजों में चाकू बांध बांध करके क्या करते हैं, इनको खेल कराई, प्रतियोगिता कराई जाती है। ठीक है, तो उसमें ये काम आते हैं। तो असील की जो होती है, गेम बर्ड या फाइटिंग में काम में लिए जाते हैं। कड़कनाथ जो है, आगे इसके बारे में और बताएंगे। इसको काला मासी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? काला मासी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका जो बॉडी कलर है वो भी ब्लैक है। ठीक है, इसकी स्किन है, उसका कलर भी ब्लैक है। इसका जो मीट है उसका कलर भी ब्लैक है। और अंड क्या है? ब्लैक। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? काला मासी, क्योंकि इसका मीट कैसा है? ब्लैक है, इसलिए इसको बोल दिया काला मासी। तो इसका जो मीट है उसकी न्यूट्रिटिव क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, अंडा है और वो भी काफी ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू का माना जाता है। तो ये कुल मिलाकर के जो है सबसे अच्छी नस्ल है, जो मतलब एक तरह से माने कि अपने इंडिया की, कि मीट में और एग में, जो दोनों में ही इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू काफी अच्छी होती है। तो इसकी जीभ, इसका मीट, इसकी स्किन, इसकी त्वचा, जो त्वचा हो गई, और इसका रंग, सभी क्या है? काला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कालामासी। और नाम क्या है वैसे? कड़कनाथ। कहाँ की ब्रीड है ये? एमपी की। ठीक है, झाबुआ और धार प्रदेश है वहाँ का जो जगह है, तो वहाँ की ये मुख्य रूप से ब्रीड है। ठीक है, अब राजस्थान की जो एकमात्र ब्रीड है, ठीक है, वो क्या है? मेवाड़ी। राजस्थान की एकमात्र पंजीकृत ब्रीड है, तो वो कौन सी है? मेवाड़ी। ठीक है, पंजाब ब्राउन नाम से पता चल रहा है कहाँ की है, पंजाब की है। तो मेनली हमें जो याद रखनी है, असील, कड़कनाथ, ठीक है, ये याद होनी चाहिए। अब देखो, अब एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं कि इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो सबसे पहले व्हाइट लेग हॉर्न, चित्र में क्लियर कर दिखाई दे रहा है। ठीक है,
और नाम से ही पता चल रहा है कैसी है, ये वाइट है पूरी। ठीक है, तो सफेद कलर की होती है ये। इसकी उत्पत्ति है कौन सी जगह की है? इटली की। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है? विश्व की सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल। ठीक है, मेडिटेरियन क्लास की ब्रीड है, जो कि कैसी होती हैं? एग टाइप ब्रीड होती हैं। तो ये अंडे देने वाली ब्रीड है। और कैसी है? सबसे ज्यादा अंडे देती है। कितने देती है? लगभग 290 से लेकर के 300 अंडे ये प्रति साल देती है, यानी एक साल में ये देती है। शरीर छोटा, सिर छोटा, छाती उभरी हुई, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल बस पढ़ाने के उद्देश्य से है। सैंक लंबा। बाकी जो मेन क्वेश्चन बनते हैं इसकी उत्पत्ति से और मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्या इसका मेन जो लक्षण है कि भाई ये सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल है। और कितनी देती है? 290 से 310 अंडे प्रति साल ये देती है। ठीक, अब देखो, अब कुछ जैसे चीजें थी जो ऊपर इसका जो ये लाल वाला भाग है, ये क्या कहलाता है? कॉम्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्ब कहलाता है। और ये जो नीचे लटका हुआ है, ये क्या है? वेटल। क्या है ये? वेटल इसको बोलते हैं। और साइड में जो उभार होते हैं यहां पर इस तरह से, ये वाले यहां पर, इनको बोला जाता है ईयर लोब। क्या कहते हैं इनको? ईयर लोब कहते हैं। ठीक, ये हो गए इसके भाग। ठीक, अब जो इसकी जो गर्दन वाला भाग है, यहां पर जो कुछ जैसे ये वाला भाग हो गया, यहां पर जो कुछ पंख पाए जाते हैं, इसके जो फीदर्स हैं, वो क्या कहलाते हैं? हैकल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? हैकल। ठीक है, वेटल हो गया, कॉम्ब हो गया, ठीक है, ईयर लोब हो गए। और जो गर्दन के ऊपर जो छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हैकल कहलाते हैं। अब पीछे की तरफ जैसे मुर्गा है, इसके जो बड़े बड़े ये पंख जो जा रहे हैं, ठीक है, ये जो बड़े बड़े इसके पीछे की तरफ तक इसके पंख जा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिकल फीदर। सिकल फीदर। आप तो इस तरह से याद रखें इसे, सिकल फीदर के इस तरह से कि सिकल शेप, सिकल शेप का मतलब होता है हांसी आकार, दरांती के समान। ठीक है, तो जो दरांती के शेप सिकल शेप होता है वो इस तरह की संरचना होती है। तो इसके पंख भी कैसे हैं? अर्धचंद्राकार, यानी सिकल शेप होते हैं। तो इन पंखों को जो बड़े बड़े पंख होते हैं पीछे की तरफ, ठीक है, और इसके अंदर की तरफ जो छोटे पंख हैं ये वाले इस तरह के छोटे छोटे, इनको बोलते हैं टेल फीदर। क्या बोलते हैं इनको? टेल फीदर कहा जाता है। इन टेल फीदर को ऊपर से कवर करते हुए जो होते हैं, बड़े बड़े जो पीछे तक जाते हैं, ठीक है, जो इनकी अपीयरेंस को थोड़ा सा लुकिंग वाइज अच्छा बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सिकल फीदर। सिकल फीदर का केवल इसी वजह से याद रखें कि कैसा होता है? सिकल शेप। जो पंख है इनका आकार कैसा होता है? सिकल शेप होता है। ठीक है, अब इनकी जो पिछली टांगे हैं, या जो ये इनका जो बिल्कुल बैक वाला पोर्शन है इस जगह पर, तो छोटे छोटे से काफी मुलायम पंख होते हैं, उनको बोला जाता है फ्लफ। उनको क्या कहते हैं हम? फ्लफ कहते हैं। तो देखो मुख्य रूप से कॉम्ब क्या हो गया? सिर के ऊपर का जो उभार है, ठीक है, ये जो भाग है इसका, ये जो आकृति है, ये क्या कहलाती है? कॉम्ब कहलाती है। और गर्दन के नीचे ये जो उभरे हुए भाग है, कॉम्ब की तरह ही लटका हुआ जो भाग होता है, ये क्या कहलाता है? पेटल कहलाता है। गर्दन के ऊपर जो पंख होते हैं, छोटे छोटे से पंख होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हैकल कहलाते हैं। और जो पिछले वाले भाग पर छोटे छोटे पंख होते हैं, मुलायम सॉफ्ट वाले, जो गिरते रहते हैं लगातार वैसे ही उड़ते से रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? हम फ्लफ कहते हैं। फ्लफी एरिया यानी बिल्कुल मुलायम जैसे होती है ना, बिल्कुल हल्के होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? फ्लफ का मतलब क्या होता है?
एक तरह से काफी ज्यादा सॉफ्ट और हल्का। ठीक है, तो ये पंख कैसे होते हैं, बिल्कुल रुई की तरह होते हैं इसके। तो ये हो गए। और जो बड़े होते हैं, और पीछे जो फीदर उसके टेल वाला जो भाग है उसको भी ऊपर से कवर करते हुए रहते हैं। तो कैसे होते हैं ये, मतलब अर्धचंद्राकार या सिकल शेप होते हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, सिकल फीदर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये पंख कौन कौन से प्रकार के हो गए अपने, तीन प्रकार के हो गए। तो पहले तो हो गए हैकल जो कि गर्दन पर हैं, फ्लफी बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम हल्के, वो फ्लफ कहलाते हैं। और जो टेल को कवर करते हुए रहते हैं, ऊपर तक उठे हुए रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सिकल फीदर कहलाते हैं। ठीक। अगली है कॉर्निस। ठीक है, तो कॉर्निस की जो उत्पत्ति है कौन सी है, इंग्लिश, सॉरी, इंग्लैंड है। और किस कौन सी क्लास के अंदर आती है ये, इंग्लिश क्लास के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, तो जो कॉर्निस है, कौन सी नस्ल किसके अंदर आ रही है, इंग्लिश क्लास के अंदर। और इंग्लिश क्लास कैसी है, मीट टाइप की क्लास होती है। ठीक है, तो अब मीट के उद्देश्य से किसको पाला जाता है, ब्रॉयलर्स को पाला जाता है। तो जो ब्रॉयलर उत्पादन के लिए, यानी जो अंडों से जो हम बच्चे लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे चूजे जो प्राप्त करते हैं, जिनको आगे पाला जाता है, ठीक है, चाहे वो नर हो या मादा, मीट उत्पादन के लिए जिन छोटे छोटे चूजों को पाला जाता है वो ब्रॉयलर कहलाते हैं। तो ब्रॉयलर के उत्पादन के लिए इस नस्ल का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो कौन सी नस्ल का उपयोग किया जाता है ब्रॉयलर के लिए, कॉर्निस का। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि ब्रॉयलर उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ नस्ल या उपयोग में आने वाली नस्ल कौन सी है, तो वो कौन सी होगी, कॉर्निस। अब इसका आगे क्लासिफिकेशन है, जैसे हमने बात की थी ना कि ब्रीड है, और ब्रीड के आगे क्या होती हैं, वैरायटी, जिनको हम क्या बोलते हैं, किस्म। तो वैरायटी को हमने क्या कहा था कि ये एक तरह से क्या, वैरायटी क्या है, ब्रीड का ही उपविभाजन है या सब डिवीजन होता है, जो कि किसी एक कैरेक्टर विशेष को लेकर करके, यानी पंखों के पैटर्न हो सकता है, पंखों का रंग हो सकता है, कॉम्ब हो सकती है। तो उसके इन पैटर्न में यदि जब अंतर होते हैं, यानी शारीरिक आकार आकृति बाकी के लक्षण एक जैसे होंगे, तो केवल या तो पंखों में अंतर आ गया, ठीक है, तो जैसे इसमें ये ब्राउनिश कलर आ गया तो वो एक अलग किस्म हो जाएगी, इसका कलर चेंज हो गया दूसरी जगह तो वो दूसरी किस्म बन जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे रंग में अंतर है यहाँ पर, ठीक है, तो व्हाइट हो गई, डार्क हो गई, और व्हाइट डार्क हो गई। तो रंगों में, पंखों के रंगों में अंतर आ गया, पंखों के पैटर्न में अंतर के आधार पर जब ब्रीड को बांटा जाता है, ब्रीड का विभाजन किया जाता है, ठीक है, एक ही नस्ल का विभाजन किया जाता है, तो वह क्या कहलाती है, किस्म कहलाती है या वैरायटी कहलाती है। तो जो कॉर्निस है उसकी जो मुख्य रूप से जो किस्म है या वैरायटी है वो कितनी है, तीन। कौन कौन सी, व्हाइट, डार्क और व्हाइट डार्क। ठीक है, ऐसी कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना याद रखना है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ की है, इंग्लैंड की है। और किस उद्देश्य से पाला जाता है इसे, ब्रॉयलर के उत्पादन के उद्देश्य से पाला जाता है। और किस तरह की ब्रीड है ये, मीट पर्पज की ब्रीड होती है। ठीक है, असील है, तो आप इसका फोटो देख सकते हैं, बाकी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। क्या होता है ये, गेम बर्ड है, ठीक है, फाइटिंग में काम आता है। और अ, दूसरा एक होता है, इसकी राजसी चाल होती है। ठीक है, कैसी चाल होती है इसकी, राजसी चाल के लिए ये फेमस होता है। तो इसकी जो चाल है, जो चलने की जो तरीका है, वो क्या कहलाता है, इसकी चाल राजसी कहलाती है। ठीक है, अब ये है चित्तागोंग, आप देख सकते हैं कि चित्तागोंग किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये हो गया असील और चित्तागोंग। नेक्स्ट मेवाड़ी। मेवाड़ी के बारे में केवल इतना ही पता होना चाहिए कि ये
राजस्थान की नस्ल है, राजस्थानी नस्ल। मुर्गे की राजस्थानी नस्ल, तो ये क्या है? मेवाड़ी नस्ल जो है राजस्थान की है। आप देख पा रहे हैं, ठीक है, रंग रूप इसका है, बाकी और ज्यादा चीजें यहाँ से है नहीं। कड़कनाथ, ठीक है। जैसा कि हमने बात की थी, इसको किस नाम से जाना जाता है? काला मासी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? काला मासी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका जो मीट है वो कैसा है? काला होता है। और क्या है? इसका जो पंख हैं, इसकी आंखें हैं, इसकी त्वचा है, ठीक है, इसके अलावा इसका मीट हो गया, तो सभी चीज क्या है इसकी? ब्लैक है, काली है। अब ये ब्रीड कहाँ की है? झाबुआ प्रदेश की। झाबुआ, और जो धार धार क्षेत्र है वो कहाँ का? एमपी का। तो मुख्य रूप से ये ब्रीड कहाँ की है? एमपी की है। राजस्थान की ब्रीड कौन सी हो गई? मेवाड़ी। और एमपी की ब्रीड कौन सी हो गई? कड़कनाथ। ठीक है। कालामासी के नाम से जानी जाती है। इसके अंडे, मांस, जीभ आदि काले रंग के होते हैं। और इसमें काफी अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ठीक है। तो कड़कनाथ जो है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी अच्छी होती है, और इसीलिए इसका जो मीट है और जो अंडा है, इनका अंडे का रंग भी ठीक ऐसी में आ गया है, ब्राउन होता है, काला होता है। ठीक है। इसके बारे में बात कर ही चुके हैं पहले ही। पोल्ट्री, पोल्ट्री साइंस, ऑर्निथोलॉजी, ब्रीड, वैरायटी, स्ट्रेन। अब देखो, ये मुर्गों की जो है, मुर्गियों की कौन सी हैं? भारतीय नस्लें। ठीक है। केवल नाम याद आपको रखने हैं। ठीक है, कौन सी हैं? जैसे असील हो गया, चित्तागोंग है, कालस्थी, कड़कनाथ, पंजाब ब्राउन, मीरी, कश्मीरी फेब्रोला, अंकलेश्वर, हरीघंटा, असली, निकोबारी, तेली चेरी, ठीक है, बुसरा, गांधीगीर, झेगुस, मेवाड़ी, उतारा, डोंकी, और कौन आयत। ठीक है। तो ये कुछ ब्रीड हैं कहाँ की? अपनी जो भारतीय नस्लें हैं उनकी ये नस्लें होती हैं। ठीक। तो ये जो मुर्गों से संबंधित, जो मुर्गियों से संबंधित ब्रीड हैं, उसमें इतना ही। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो मुर्गे से संबंधित नस्लें हैं वो पूरी होती हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई मुर्गियों से संबंधित। अब आपकी बची हैं अगली ब्रीड हैं, जो ब्रीड के बारे में लास्ट जो एनिमल बचा है वो है सुअर। ठीक है। तो सुअर की जो ब्रीड हैं उनमें केवल और केवल हमें नाम याद रखने हैं ज्यादातर उसमें। ठीक है। तो उसमें से ज्यादा कुछ आता नहीं है। मैं एक बार उस स्लाइड को लगा लेता हूँ। इसमें स्वर्ण वाली ब्रीड लिंक का वापस, दूसरी जो पीडीएफ भेजी वो लिया हमें, पीडीएफ आई मेरे पास, तो चलो ठीक है, 2 मिनट वेट कीजिए आप एक बार। जब तक दूसरी जो रही है बाहर। ठीक है, तो तब तक मैं आपके एक बार इसको रिवीजन करा देता हूँ एक बार। ठीक है।
तो पोल्ट्री किसे कहते हैं? पोल्ट्री कहते हैं कि ऐसे पक्षी जिनको हम किसके लिए पालते हैं? आर्थिक लाभ के लिए पालते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन पक्षियों से जो हमें उत्पादन मिल रहा है, आर्थिक लाभ मिल रहा है। एक मिनट। ठीक है, चलो इसको इस तरह से पढ़ते हैं। इसमें मोबाइल पर यूज नहीं होगा क्या इसमें? पेन। देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं जो सुअर की जो नस्लें हैं, जो देसी नस्लें हैं, वो कौन कौन सी हैं। केवल इनके नाम पता होना जरूरी है। ठीक है।
तो सबसे पहले आता है गुर्रा नस्ल। तो ये जो गुर्रा नस्ल है, ये है, एक मिनट, ठीक। दूसरी, ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। दूसरी है घुंगरू नस्ल, ये कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। डूम जो है, नंबर 3 जो ब्रीड है, वो कहाँ की है? असम की। अगली है माली ब्रीड। इसमें जो आपको केवल याद रखना है ना, वो नाम ही याद रखने हैं कि भाई जो अपनी देसी नस्ल हैं, जो अपनी, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, अपने जो देश की नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जो माली ब्रीड है, वो किससे संबंधित है? त्रिपुरा से। अंगोरा गोवा, नाम से पता चल रहा है गोवा आ रहा है, तो कहाँ की है? गोवा की। अगला है नियंग मेघा, तो मेघा शब्द आ रहा है इसमें, तो मेघालय हो गया। निकोबारी, अंडमान निकोबार हो गया, तो निकोबारी ब्रीड कहाँ की हो गई? अंडमान निकोबार की हो गई। पूंडिया जो ब्रीड है, वो बिहार और झारखंड की, ठीक है। अब तेनी वो, ये जो ब्रीड है, ये कहाँ की है? नागालैंड की, ठीक है। तो कहाँ की हो गई? नागालैंड। और जोवाक जो है, वो मिजोरम की। तो यहाँ पर मेन चीज है आपके नाम, कि भाई निम्न में से कौन सी ब्रीड देसी है या अपने देश की है, इंडिया की है, और कौन सी ब्रीड अपने देश की नहीं है, केवल इतना हमें पता होना चाहिए। और बाकी फिर हम पढ़ते हैं एक्जोटिक ब्रीड। तो जितनी भी एक्जोटिक ब्रीड हैं, उनका जो उद्देश्य है, वो केवल क्या है? मुख्य रूप से मीट उत्पादन, ठीक है। तो एक्जोटिक ब्रीड को जो पाला जाता है, वो किसके उद्देश्य से पाला जाता है? केवल मीट के उद्देश्य से पाला जाता है। बात करें एक्जोटिक ब्रीड की, देखो पहली है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। कौन सी है? लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। तो बेसिकली जैसे साइज के हिसाब से इनका नाम दे दिया, जैसे मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर, ठीक है। तो रंग तो इसका नॉर्मली कैसा है? व्हाइट ही है, ठीक है। उत्पत्ति स्थल जितनी भी ये हो गई, देखो इंग्लैंड की हैं ये, 3 ब्रीड है, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर और बर्कशायर। तीनों ही जो ब्रीड हैं, ये कहाँ की हैं? इंग्लैंड की हैं। तीनों क्या, ये चारों हो गई, टेमवर्थ भी आ गई इसी में। अब इनके जो कुछ विशेष लक्षण हैं, उनके बारे में बात करें, तो सबसे बड़ी और भारी नस्ल, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाम से पता चल रहा है भाई लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। तो सबसे बड़ी और भारी नस्ल कौन सी है? लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। इसका जो शरीर है, उसके पर ब्लैक पिगमेंट स्पॉट पाए जाते हैं, जिनको फ्रीकल्स कहते हैं, ठीक है। जो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है, उस पर कभी कभी ब्लैक प्रकार के जो स्पॉट हैं, जगह जगह पर छोटे छोटे वो पाए जाते हैं, और उन्हीं स्पॉट को हम क्या बोलते हैं? फ्रैकल कहते हैं। दूसरा है मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर, कहाँ की है? इंग्लैंड की है। तो सबसे अच्छी पॉर्क ब्रीड मानी गई है। पॉर्क का मतलब क्या है? कि जो सुअर है, पिग है, तो सुअर का जो मांस है, वो क्या कहलाता है? पॉर्क कहलाता है, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा जो पॉर्क है, वो किस ब्रीड से मिलता है हमें? मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर से मिलता है। अगली है बर्कशायर। बर्कशायर जो है, इसका जो बॉडी कलर होता है, वो कैसा है? ब्लैक है, ठीक है। और इसके शरीर के ऊपर स्पॉट कैसे पाए जाते हैं? व्हाइट कलर के, ठीक है, बर्कशायर के ऊपर। लेकिन जो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है, उसमें जो कलर है वो कैसा है? व्हाइट। और उसके ऊपर कैसे स्पॉट पाए जा रहे हैं? ब्लैक कलर के। लेकिन यहाँ पर बॉडी कलर कैसा है? बर्कशायर में ब्लैक है, और स्पॉट कैसे पाए जा रहे हैं? व्हाइट पाए जा रहे हैं, ठीक है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि 6 व्हाइट स्पॉट किसमें पाए जाते हैं, तो वो आ जाता है आपका बर्कशायर। यानी स्पॉट हैं, उनकी संख्या भी इसमें क्या है? फिक्स है। कितनी? 6। ये बात हो गई। टेमवर्थ इंग्लैंड की है, और रंग कैसा है इसका? गोल्डन रेड कलर इसका होता है, ठीक। अब है अगली लैंड रेस। तो लैंड रेस कहाँ की है? डेनमार्क की है। इसके बाद जो ड्यूरोग है, पोलैंड चाइना है, ठीक है। और जो मिडिल वाइट जो हो गई, तो ये कहाँ की है? ये नस्ल कहाँ की हो गई आपकी? यूएसए की हो गई। अब इनमें से जो लैंड रेस है, उसमें क्या है कि अच्छी गुणवत्ता का जो बेकन मांस है, ठीक है, वो प्राप्त होता है। तो इसके जो बॉडी पार्ट हैं, इसके जो सुअर है, इसके बॉडी पार्टों को अलग अलग नाम दिया गया है। तो जो
हाइंड लेग जो होता है उसके पास का जो मीट होता है वो क्या कहलाता है? बैकन कहलाता है। ठीक है। तो जो वो मांस मिलता है वो सबसे अच्छा किससे मिलता है, कौन सी ब्रीड से मिलता है? लैंड रेस से मिलता है। जबकि जो पॉर्क है वो किससे मिल रहा है? मिडिल वाइट यॉर्कशायर से मिल रहा है। तो मेनली जो यहाँ इन ब्रीड का जो उद्देश्य है वो यही है कि इनके केवल हमें नाम पते होने चाहिए और ओरिजिन पते होने चाहिए। बाकी सुअर से जो कुछ आता है वो इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में बात करते हैं, वहां से ज्यादातर चीजें आती हैं। ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लें इसको। कौन कौन सी ब्रीड है? लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, रंग कैसा है? यानी पहली बात तो ये सबसे बड़ी ब्रीड है, सबसे बड़ी नस्ल हो गई। दूसरी बात, रंग कैसा है इसका? सफेद। और स्पॉट कैसे पाए जा रहे हैं इसके ऊपर? काले। वहीं इसके अपोजिट बात करें तो कौन सी ब्रीड है? बर्कशायर, जिसमें बॉडी कलर कैसा है? ब्लैक है। और स्पॉट कैसे हैं उसके ऊपर? ब्लैक, व्हाइट है। ठीक है। और वो भी कितने हैं संख्या में? 6, 6 है। ठीक। मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर सबसे अच्छी पॉर्क मिलती है, इससे जो मीट है वो सबसे अच्छा मिलता है। ठीक। टेमवर्थ है, ज्यादा याद रखना नहीं है, गोल्डन रेड कलर इसका होता है। लैंड रेस डेनमार्क की है। ड्यूरोक कहाँ की है? यूएसए की है। पोलैंड चाइना भी कहाँ की है? यूएसए का जो है नस्ल है। और चेस्टर वाइट यूएसए की। ठीक है। तो ये हो गया इसमें। इसके बाद इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बात करें, सुअर से संबंधित देखो ये। हम्म। अब देखो, सबसे पहले आता है निडल टीथ। निडल टीथ किसे कहते हैं? जो सुअर के बच्चे होते हैं। और सुअर के बच्चे को क्या बोलते हैं? पिगलेट। क्या कहते हैं? पिगलेट कहते हैं सुअर के बच्चे को। तो सुअर के बच्चे में शुरुआत में ही जब बच्चा जन्म लेता है, जो छोटा बच्चा है, उसमें हम देखते हैं उसके मुंह में जब हाथ डाल करके, उंगली डाल करके देखा जाता है तो उसमें टस्क टीथ जैसे, टस्क टीथ यानी जो नुकीले टीथ होते हैं। जब सुअर बड़ा हो जाता है तो उसके आपने देखे होंगे कि जैसे जो जंगली सुअर है उनके दांत बाहर निकले रहते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? टस्क टीथ कहते हैं। तो उसी की तरह होते हैं। ठीक है। लेकिन किसमें? वो तो यंग अवस्था में पाए जाते हैं, युवा अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन ये कैसे हैं? पिगलेट में पाए जाते हैं। यानी निडल यानी सुई की तरह नुकीले होते हैं और छोटे होते हैं। छोटे बच्चे में पाए जा रहे हैं, साइज छोटा होता है, नुकीले होते हैं। और संख्या कितनी होती है इनकी? 8। यानी जो जबड़ा है, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा दोनों में पाए जाते हैं। और प्रत्येक साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों में कितने होते हैं? 2 2। ठीक है। किसमें पाए जाते हैं ये? पिगलेट में पाए जाते हैं, सुअर के बच्चे में पाए जाते हैं। ठीक है। और संख्या कितनी होती है इसकी? 8 होती है। प्रत्येक साइड में 2 2 होते हैं। प्रत्येक ओर या प्रत्येक साइड में कितने होते हैं? 2। नुकीले होते हैं। ठीक है। टस्क की तरह, टस्क टीथ की तरह नुकीले होते हैं। ठीक है। ये चीज हो गई किसके बारे में? मिडिल टीथ के बारे में। अब टस्क टीथ की बात करें, ये तो पिगलेट में पाए जा रहे हैं। और ये किसमें पाए जाते हैं? जो यंग है, युवा है। ठीक है। लगभग 2 साल, लगभग 2 साल का जो सुअर होता है, स्वाइन होता है, उसमें ये होते हैं। तो साइज कैसी होती है? बड़ी होती है। ठीक है। और ये जबड़े से बाहर आ जाते हैं, बाहर की तरफ दिखाई देने लग जाते हैं। तो जो केयर टेकर है, जो इनको पाल रहा है, इनकी देखभाल कर रहा है, उसके टीथ उसके लिए काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से ये आक्रामक दिखाई देते हैं। यदि आक्रमण करते हैं तो ज्यादा नुकसान पहुंचाने की संभावना रहती है। तो इसलिए टस के टीथों को हटाने की सलाह दी जाती है, इनको रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है। अब अगला है क्रीप फीडिंग। क्रीप फीडिंग किसे कहते हैं? क्रीप फीडिंग बोलते हैं
जो सुअर के जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो सुअर के जो छोटे बच्चे हैं उनको एक अलग से रखा जाता है, अलग से उनका जो पेन होता है, उनका घर होता है, उसमें उनको रखा जाता है। और उसी में उनके लिए जो राशन दिया जाता है, जिसे क्रीप राशन कहते हैं, छोटे बच्चों के उनकी आवश्यकता के अनुसार जो खाना खिलाया जाता है उसी को बोल देते हैं क्रीप फीडिंग। यानी पिगलेट को पिगलेट्स को भोजन या खाना देना क्या कहलाता है? क्रीप फीडिंग कहलाता है। और जो खाना दे रहे हैं वो क्रीप राशन कहलाता है। ठीक है। वीनिंग, वीनिंग किसे कहते हैं? छोटे बच्चे को, छोटे या नवजात बच्चे को माँ से अलग रखकर, अलग रखकर पालना क्या कहलाता है? वीनिंग कहलाता है। ठीक है। यानी जो दुधारू गाय होती हैं या भैंस होती हैं, तो शुरुआती अवस्था में क्या है कि उनका अफेक्शन ज्यादा ना हो, जिसकी वजह से उनके दूध पर प्रभाव ना आए, या फिर जो गाय भैंस है उनसे प्रॉपर कितना दूध प्राप्त हो रहा है उसका पता लगाया जा सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके जो बछड़ा होता है, जो बच्चा होता है, काफ होता है, उसको माँ से अलग कर दिया जाता है शुरुआती अवस्था में। और उसे अलग रख करके ही अलग से दूध जितना देना होता है उसे देते हैं, या राशन जो उनके लिए देना होता है बच्चे के अनुसार वो दिया जाता है। ठीक है। तो बच्चे को, छोटे बच्चे को माँ से अलग रख करके जब पाला जाता है, तो अलग करने की जो प्रोसेस है वह क्या कहलाती है? वीनिंग कहलाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर यदि सूअर के बच्चे को अलग किया जाता है माँ से, उसको क्रीप फीडिंग कराई जाती है, तो माँ से अलग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अलग रख करके जब पाल रहे हैं तो वो वीनिंग कहलाती है। ठीक है। अगला है फरोइंग। तो सुअरी में प्रसव की प्रक्रिया, प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फरोइंग कहलाती है। और जो मादा सुअरी है, जो कि प्रसव होने वाला है, जिसमें बच्चे वाली है, गर्भित मादा है, उसको अलग से जिस घर में रखा जाता है, अलग से शेड में रखा जाता है, मतलब जिससे कि अन्य जानवरों से उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। तो उसको बोलते हैं फरोइंग पेन। ठीक है। तो सुअरी को प्रसव से पहले जिस घर में रखा जा रहा है, जिस उसका जो अलग से पेन है, घर है, अ, क्षेत्र है, उसमें रखा जाता है, उसे क्या अन्य जानवरों से अलग रखा जाता है। ठीक है। तो वो उसे क्या बोलते हैं? हम फरोइंग पेन कहते हैं। अगला है रंग। तो जो सुअरी है, बच्चों की संख्या इसमें काफी ज्यादा होती है, 6 से लेकर के 12 बच्चों तक ये लगभग लगभग देती है। ठीक है। तो दो ग्रुप में जो ये बच्चे देती है, ठीक है, जितने भी इसके जो पिगलेट हैं, जो बच्चे हैं जो दे रही है, यदि इसके समूह का जितने भी बच्चे दिए हैं उनमें सबसे छोटा बच्चा है, ठीक है, और वो छोटा बच्चा क्या है? सबसे कमजोर है। ठीक है। तो वह क्या कहलाता है? रंट कहलाता है। ठीक है। सभी पिगलेट्स में, सभी पिगलेट में सबसे छोटा पिगलेट या बच्चा, ठीक है, ठीक है, क्या कहलाएगा? रंट। और यदि वो कमजोर है, ठीक है, औरों से क्या है? कमजोर है, तो वो क्या कहलाता है? रंट कहलाता है। ठीक है। ये बात हो गई। नेक्स्ट है पोर्क। अभी बात की थी। तो जो सुअर का जो मांस है, मीट है, वो क्या कहलाता है? पोर्क कहलाता है। सुअर का जो मांस है वह क्या कहलाता है? पोर्क कहलाता है। अगला है ग्रंटिंग। ग्रंटिंग किसे बोलते हैं? तो सुअर की जो आवाज है, सुअर की आवाज,
क्या कहलाती है? ग्रंटिंग कहलाती है। आगे हम सभी जानवरों की अलग अलग जो आवाज है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि किन कौन से जानवर की आवाज क्या कहलाती है। अगला है बेलोइंग। ठीक है, बेलोइंग क्या होती है? कि जो सुअर है, सुअर का कीचड़ में लोटना या पानी में तैरना या लोटे रहना, लगातार सुअर क्या है, पानी में या कीचड़ में पड़ा हुआ रहता है। तो इसकी जो प्रक्रिया है पानी में लगातार पड़े रहने की, कीचड़ में लगातार पड़े रहने की, वो क्या कहलाती है? बेलोइंग कहलाती है। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी हो गई आपकी किससे संबंधित? सुअर से संबंधित। इसके अलावा हम पहले बात कर चुके हैं कि देसी नस्ल कौन कौन सी हैं, विदेशी नस्ल कौन कौन सी हैं, कौन सी ब्रीड से सबसे अच्छा पोर्क प्राप्त होता है, कौन सी ब्रीड सबसे बड़ी है, किससे सबसे अच्छा बेकन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इनके बारे में हमने बात। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी ब्रीड से संबंधित। तो आज हमारी जितनी भी ब्रीड हैं, ठीक है, गाय की हो गई, भैंस की हो गई, अपने सीप एंड गॉट, बकरी, भेड़ और बकरी की भी हो गई। इसके बाद हमने किसकी बात की थी? घोड़े और ऊंट के बारे में बात की थी। और आज हमने बात की है जो पोल्ट्री, ठीक है, मुख्य रूप से मुर्गियों की और सुअर की। तो यहाँ पर जितना भी अपने जो पशुधन हो गया, मुख्य रूप से पशुधन और पोल्ट्री, तो इनकी सभी ब्रीड हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अगली क्लास, जो कल की क्लास है, उसमें इन सभी ब्रीडों की एक बार पूरा कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगले टॉपिक जो कि मैनेजमेंट से संबंधित हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो इसलिए एक बार आप सभी लोग इसको रिवाइज करके अब क्लास को ज्वाइन करने आए, जिससे कि आपको पढ़ने में लगे कि हाँ थोड़ा सा रिवाइज हम कर रहे हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन आपके क्लिक करें। ठीक है, जो चीज हम बात करेंगे उस समय। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी इसके बारे में। और जो लोग, हमारा जो ये लाइव कोर्स चल रहा है, ठीक है, अभी ये एलपीएम जो सब्जेक्ट है, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। अभी आप सीधे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं इसे, लेकिन आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलते हैं। तो आप हमारा जो ये कोर्स है, वाइज आईएएस जो ऐप है, वहां पर जा करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो वहां पर आगे से इसकी क्लास उसी ऐप पर चलेंगी हमारी। ठीक है, तो वहां पर आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसकी सभी रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपको ये सभी रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। साथ में जो भी नोट्स हैं ये पीडीएफ के रूप में आपको वहां पर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए, क्योंकि यहाँ तो इसके बाद रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है, लाइव क्लास चल रही है, तब तक ये आपके पास अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, वहां पर आपको ये लॉन्ग लाइफ, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक ये आपको अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी जो फीस है मात्र 2,500 रुपये। मुझे लगता है कि राजस्थान में ये सबसे कम है। इसके अलावा इसमें आपकी राजस्थान जीके की क्लास भी हम जल्द ही शुरू करवाएंगे। ठीक है, तो आपकी वेटनरी साइंस हो गई, इसमें वेटनरी क्लासेज हो गई, और साथ में राजस्थान जीके की क्लास भी जल्द ही शुरू करवा दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अपने इस जो कोर्स है इसके मेंबरशिप लेने के लिए आप वाइज आईएएस जो ऐप है उसको डाउनलोड करें, और हमारी वेबसाइट से या ऐप से आप डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद। ठीक है, तो अगली क्लास में आपका कंप्लीट ये जितनी भी हमने आज तक की ब्रीड पढ़ी है इसका सबका पूरा रिवीजन कराएंगे एक बार। ठीक है, ओके, थैंक यू।